इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारा कैसा रहेगा, जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं जाते हैं हमारा चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे है। यहाँ पे चार्ज जब रेस्ट पे रहता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है। चैप्टर नंबर 3 से चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव करता है तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। किसमें? क्लास 10 में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और फिर हम चार्ज को एक्सीलरेट करेंगे तब क्या पैदा होगा? वेव्स पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी हमारा सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इन चैप्टरों में करंट नाम का चीज आप पढ़ोगे भी नहीं, नहीं पढ़ सकते हो। करंट है ही नहीं, करंट पैदा कैसे होगा? चार्ज तो चल ही नहीं रहा है, चार्ज अपनी जगह पे है। ठीक है, आइए सबसे पहला हम करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी टुडे। और फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी वुड बी चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के ऊपर पढ़ते हैं। और कुछ कुछ मैं कोई नोट वोट नहीं लिखाऊंगा आपको, कुछ बेसिक्स बताऊंगा, आप लिखते जाइए, आपका पूरा चीज क्लियर होता जाएगा। चार्जेस, ठीक है बेटा। अगर हम मैटर को देखें, ठीक है, अगर आप मैटर को देखें, मैटर बना हुआ है एटम से, और एटम्स के साथ आपको क्या मिलते हैं? एलिमेंटरी पार्टिकल्स। एलिमेंटरी पार्टिकल्स, एलिमेंटरी पार्टिकल्स में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा यहां तक। तो हमने क्या देखा? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज ड्यू टू देयर मास। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होता है, दैट इज ड्यू टू देयर चार्ज। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में Yes. कितना चला गया। अब एक और स्टडी करते हैं। आपने दो इलेक्ट्रॉन के साथ स्टडी किया तो प्रोटॉन क्या सौतेले थे हमारे? तो आपने दो प्रोटॉन लिया, टू प्रोटॉन्स, और इन्हें भी 1 cm अपार्ट में रखा। देखो कितना सुंदर है, टू प्रोटॉन्स। चलो आओ, अब दो प्रोटॉन लेते हैं, ये एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन, और इनके बीच में डिस्टेंस कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 प्रोटॉन, यानी कि ये एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है। टू प्रोटॉन्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ये भी रिपेल करते हैं, ये भी रिपेल करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो रिपेल। और द फोर्स इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। सेम एग्जैक्टली। हाँ जी। टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट ऑल्सो रिपेल। वैसे तुम्हें ये कहानी पता है, तुम अभी ये सब पढ़ चुके हो कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और सुनो ना, 9 में कितना पढ़े हो बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन का भी 1.6 10 टू द पावर -19। जापान है तो जाके। इसलिए दोनों का देखो, दोनों का सेम फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है। तो यहां से हमें क्या, यहां से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? यहां से हम इन्फर करते हैं protons also have charge. Protons also have charge, क्योंकि इसीलिए उसके बीच में रिपल्शन का फोर्स आ रहा है। तो आपको लगा कि एक काम करते हैं, दो न्यूट्रॉन को भी ले लेते हैं, टू न्यूट्रॉन्स। अब ये बताओ तो क्या होगा? टू न्यूट्रॉन्स 1 cm अपार्ट, क्या होगा बताओ? दो सर न्यूट्रॉन, इसमें कुछ नहीं होगा ना, बिकॉज कुछ न्यूट्रॉन्स नहीं डोंट होगा। हैव वेरी एनी गुड, टू चार्ज। न्यूट्रॉन्स 1 cm अपार्ट। ठीक है, only attract each other, attract each other। क्यों अट्रैक्ट तो करेगा ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल ऑलवेज बी देयर, वो मास के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, अट्रैक्ट ईच अदर। और वो कितना रहता है? अट्रैक्ट ईच अदर विथ, आपको वैल्यू लिखना है तो ऐसे लिख के रख सकते हैं, 1.9 10 टू द पावर -60 न्यूटन, Gm1m2। और यहां हम लिखेंगे ओनली ग्रेविटेशनल, ओनली ग्रेविटेशनल force and experience no electric force। ठीक है, ये भी लिख लीजिए सुंदर से। तो ये हुआ हमारी चार्ज का पहला पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसको हमने खत्म किया, चार्जेस को खत्म किया। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? यस सर।
दो बॉडीज जो मैटर के फंडामेंटल बॉडी है, हमने दो इलेक्ट्रॉन लिया, दो प्रोटॉन लिया, दो न्यूट्रॉन लिया, इनको 1 सेंटीमीटर पे रखा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों में ग्रेविटेशनल फोर्स तो दिखता ही है, पर दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हमने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, और न्यूट्रॉन्स के बीच में कोई फोर्स नहीं। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स हमारे चार्ज बॉडीज नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी ऑफ द, हमारे आज के डिस्कशन के सेक्शन बी में चलते हैं। एंड सेक्शन बी में हम बात करेंगे नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में। अब हम चार्जेस जान गए, और सेक्शन बी हमारा है काइंड्स ऑफ चार्जेस। काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। 1 मिनट। काइंड्स ऑफ चार्जेस, और देखते हैं अभी यहां से कैसे हम डिराइव करेंगे कि चार्ज के दो दो नेचर होते हैं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। विल सी काइंड्स ऑफ चार्जेस। आ गया, राइटिंग पैड चिटक गया थोड़ा सा। ओके, नाउ इसमें पहला स्टडी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ इलेक्ट्रिक को देखेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्रोटॉन्स। जी ये आपको पता चला, और ये वैल्यू हमें जी कितना सर। मिला था, ये वैल्यू हमें मिला था 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। यहां से आपका क्या इंफरेंस है, यहां से हम इंफरेंस करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। लिखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन may be same as amount of charge on proton। ये चीज समझ में आया, दोनों के बीच में सेम फोर्स है। सर मे बी क्यों कह रहे हैं, फॉर सर्टेन क्यों नहीं? मे भी अभी ये It's पता equal- चला कि हाँ दोनों के बीच में अभी दोनों अभी आएगा ना, कहानी में और ट्विस्ट आएगा। मे बी सेम, मे बी चार्ज का अमाउंट सेम है। अब हम क्या करते हैं, हाउएवर यहाँ पे और एक कहानी में ट्विस्ट है। हाउएवर इफ one electron and one proton are kept 1 centimeter apart, अब स्टाइलिश हो गया, are kept 1 centimeter apart, they attract with a force of again 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, देखो, they attract with a force of 2.3 to 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। यहां से यहां की फाइंडिंग क्या होगी अभी हमारी, यहां की फाइंडिंग है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिपेल्स another electron but attracts a proton, with same magnitude of force। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जितना फोर्स से रिपेल करता है उतना ही फोर्स से एक प्रोटॉन। तो अब हम जिस चीज को आप कह रहे थे ना ऐसा क्यों लिखते हैं, तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and proton are of same strength but opposite nature। ऑपोजिट शायद अभी भी बोलने का टाइम नहीं है, हम डिफरेंट बोलना चाहिए, डिफरेंट नेचर, ठीक है। कहानी क्या क्या मिल गया अभी तक,
दो प्रोटॉन, ये सब बचपन वाला पार्ट है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में इसको देख के लगता है बहुत इजी है चैप्टर। अब एक और स्टडी नहीं है कर, क्या सर? नहीं इजी नहीं, समझ अगर आप रोज पढ़ोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है इस चैप्टर में। एक नेक्स्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, ऐसा एक क्या करेंगे, मान लो ऐसा एक एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, और इस स्मॉल वॉल्यूम में हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब जरा देखो, एक कॉम्बिनेशन रखते हैं और यहां पास में ही, अब मुझे बताना तो क्या होगा, पास में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और एक प्रोटॉन रखते हैं, दीज आर नियर बाय। अब क्या होगा बोलो तो? सर अट्रैक्ट करेंगे किसको? एक दूसरे को। बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। वन एट नियर बाय, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, समझे ना? वन एट अ टाइम का नहीं। मतलब है एक बार सिर्फ इलेक्ट्रॉन रखा। अब क्या होगा? अच्छा। नो अट्रैक्शन, हाँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया है चार्ज में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ओह। ना, हाँ खटाप से आंसर मत दो, सोचो, ये हाँ। कॉम्बिनेशन न्यूट्रल हो गया है ना, ओके। दिस इज न्यूट्रल। सो ये न्यूट्रल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल होने के कारण नीदर attracts nor repels the electron। और इसी को, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है, मैं इसी को कॉपी करूंगा और फिर इसी को बनाऊंगा, इसी का स्टोरी, इसको क्लोन करो और एक और स्टोरी। अब मैं यहाँ पे क्या ले आऊंगा, अब मैं यहाँ पे प्रोटॉन ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन रख देता हूं, कहानी वही होगी। ये प्रोटॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन। क्लियर? Did you understand this? You have combined these two ना? यस। तो इन दोनों में आपको क्या मिला? नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। इसमें हम लिखेंगे न्यूट्रल, यानी कि, सर एक बार ही वापस समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। समझो, हमारे पास अब तक क्या पता चला है, अभी अभी आपने पूछा ना कि दो चीज पता चला है। देखो आपने पूछा कि हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज का स्ट्रेंथ सेम है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, दो प्रोटॉन भी आपस में रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, तीनों केस में फोर्स इज सेम। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, that means electrons and protons have the same charge, electrons and protons have the same charge. And then when you get to know that within the same type of particle there is repulsion and within opposite type of particle that is attraction, then you say that they might have the same charge but they are of opposite or different nature। इतना पता चल गया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि एक में अगर वन चार्ज प्लस है, एक में वन चार्ज माइनस है, इतना तो पता चल गया। अब हमने एक प्लस वाला चार्ज, मतलब जो भी है डिफरेंट नेचर, अब प्लस माइनस अभी भी आए नहीं, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया, एक स्मॉल छोटा वॉल्यूम में पैक कर दिया, पूरा पैक्ड। अब ये बॉडी कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। यस। अब ये बॉडी को लेके एक दूसरा इलेक्ट्रॉन के सामने ऐसे घुमा रहा हूं, इस पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो अनचार्ज्ड है। ओके, ये न्यूट्रल है। ओके। यू कैन अगेन से देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, क्योंकि इस बॉडी का मास है इस सिस्टम का, जी। लेकिन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होने के लिए चार्ज होना अनिवार्य है। आपने तो चार्ज कोई, तो यहां से तीसरा क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर एक साथ मिल जाते हैं तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। तो व्हेन द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0, देन द सिस्टम एज ए होल will neither attract nor repel another electron or proton kept in its vicinity।
Okay. सो यहां से हमारा क्या चीज आ जाता है, ये पूरा चीज अभी जो लिखूंगा ना ये काल्पनिक है। इसका मतलब हमें क्या मिला, टू टाइप ऑफ चार्जेस है, टू टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, टू टाइप ऑफ चार्जेस। और टू टाइप में एक टाइप हमको इलेक्ट्रॉन में मिला, एक टाइप हमें प्रोटॉन में मिला। अब हमने एक कन्वेंशन रखा संजीवनी, ये सब काल्पनिक बातें हैं, हमारा कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने नेगेटिव बोला और प्रोटॉन के चार्ज को हमने पॉजिटिव बोला। समझ में आया? जी। इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कन्वेंशन, आर्बिट्रेरी कन्वेंशन। ये हमारी कन्वेंशन है कि हम इलेक्ट्रॉन को मान रहे हैं नेगेटिव और इसको मानते हैं पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ चार्ज की कहानी क्लियर हुई बेटा। नेचर ऑफ चार्ज में हमने पहले क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्लब किया। तो नेचर ऑफ चार्ज की स्टोरी कैसे आती है, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, दो प्रोटॉन रिपेल करते हैं, कितने फोर्स से, बराबर फोर्स से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में शायद एक ही अमाउंट ऑफ चार्ज है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ लाया तो अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, एक ही फोर्स से। इसका मतलब जिनके पास जो सेम स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है उसकी नेचर लेकिन अलग अलग है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को लाने से अट्रैक्शन हो जाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रखो तो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रखो तो भी हमारे पास रिपल्शन होता है। तो हमें क्या पता चला कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है पर नेचर ऑपोजिट है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइन कर दिया छोटे वॉल्यूम में, और फिर उसके सामने एक और चार्ज पार्टिकल लाया। अब उसको अट्रैक्ट भी नहीं करता है, रिपेल भी नहीं करता है। मतलब कंबाइन कर देने से एक चार्ज दूसरे चार्ज को फुली नलिफाई कर रहा है। देखो संजीवनी, पहले हमने सीखा दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, फिर हम क्या कह रहे हैं, दोनों चार्जेस के नेचर अलग है, फिर दोनों को मिलाने से जीरो हो जाता है। मतलब वन इज जस्ट इक्वल टू द अदर इन ऑपोजिट साइन। Yes. राइट, वन इज 5, Yes, sir. other one's magnitude is also 5. Very good. One is 5 repel, one is 5 attract. That means nature is different. If I club both, it becomes 0. That means 5 is equal to -5 है, ऐसा होता है। ठीक है? Yes, sir. इससे हमें पता चल गया नेचर ऑफ चार्जेस। अब आते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये हमारा टॉपिक C है आज का, और C है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में सबसे पहले देखते हैं SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट कूलम, ठीक है, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। इसी तरह 1 कूलम को आपने पढ़ा था ना, कैसे पढ़ा था, आपने पढ़ा था 1 एम्पियर करंट तब होता है जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास, याद है ना, I इज इक्वल टू Q/T, क्लास 10 में पढ़ा था, वही है। ठीक है, 1 कूलम जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसको मैं माइनस लिखूं या प्लस लिखूं। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लिख रहे हैं तब आप पोलैरिटी लिखिएगा माइनस, otherwise the magnitude of charge of an electron is always 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. But as soon as we say it's an electron, it's kind of understood ना कि वो नेगेटिव ही है। हाँ वो नेगेटिव जब उसका, बट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की मैग्नीट्यूड से हमें ज्यादातर काम है, तो जब मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव का मतलब ये मत समझना इलेक्ट्रॉन भिखारी है प्रोटॉन राजा है, ऐसा नहीं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जस्ट ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इसके वैल्यू शॉर्ट है, दिस नेगेटिव इज ओनली इंडिकेटिंग पोलैरिटी, इट डज नॉट टेल यू। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं -5 और 3, कौन बड़ा है, आप बोलते हो 3 बड़ा है, 3 अमीर है, -5 गरीब है। यहां ऐसा नहीं है, लेकिन यहां -5 गरीब नहीं है, सिर्फ ये बात है कि वो उल्टी तरह में जाता है, बस इतना ही फर्क है। It could have been the other way. So if I tell you that I'm gonna hit you with a 5 Newton force and a -5 Newton force, in which one will you get less pain? You will get equal pain. 5 Newton इस हाथ से लगेगा तो -5 Newton उस हाथ से लगेगा, बस फर्क इतना ही है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, कभी कभी we define negative and positive, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, which is again our arbitrary convention. और कभी कभी अगर आप CGS में देखना चाहते हो, ये बहुत कभी कभी किसी में पूछता है, CGS में इस कूलम का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम ये आपके बुक में लिखा नहीं रहेगा, पर जानने से अच्छा रहता है। 1 स्टैट कूलम की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 3.33
इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये होती है स्टैट कूलम। वेरी वेरी रेयर, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हाँ, है कि अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू अच्छा अप्रोक्सीमेटली 3.33, इसलिए क्योंकि अब कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे ना तो इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी स्टैट कूलम की, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। देखो चलिए अब डीप करेंगे, और डी के बाद ये फेरी टेल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो चार्ज इतना छोटा होता है, चार्ज की वैल्यू को अगर हम लेके बात करें ना तो हमें पता ही नहीं चलता है चार्ज किसमें है और किसका नहीं। तो हम लोग कैसे कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है ना बेटा, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में मैटर से बना हुआ है। मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? बाकी दो, एक आपको मिला इलेक्ट्रॉन और एक आपको मिला प्रोटॉन। प्रोटॉन, है ना। ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज, न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। हालांकि अब हम इसके लोअर लेवल में भी जानते हैं क्वार्क्स एंड ऑल। लेकिन मान लो अगर इफ दीज टू आर दी ओनली चार्ज पार्टिकल्स इन द होल यूनिवर्स, बात समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मान लो दुनिया में सिर्फ 1 रुपए और 2 रुपए के नोट ही भारतवर्ष में चलते हैं, तो अंबानी जितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, उसके पैसे कितने होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 1 रुपी में ही होगा, और जी। तुम्हारे पैसे भी मल्टीपल ऑफ 1 and 2 रुपी होगा। तो दुनिया बना हुआ है दो चार्ज पार्टिकल से ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो बोलो, जब आप किसी को चार्ज ट्रांसफर करोगे तो कैसे ट्रांसफर करोगे? 500 इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, जी। 200 प्रोटॉन दे दो हमको। इट शुड बी लाइक इंटीजर वैल्यू। हाँ, 500.1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। फंडामेंटल नहीं हो सकता है। यस। तो हम कहते हैं इफ, यहां पे लिखता हूं देखो, इफ यूनिवर्स हैज ओनली, मान लो ओनली 2 चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अगर हमारे सर यूनिवर्स, बट देन सर लाइक जैसे हुआ तो इट कैन बी इंटीजर वैल्यू बट देन व्हाई नेगेटिव? आई मीन आई कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स बट देन फिर मैं उसको इसको 2 -2 इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी एक साइड में 2 प्रोटॉन भी आ गए ना। ओके। अल्टीमेटली तो न्यूट्रल हो ना, नहीं तो तुमको छूने से ही शॉक हाँ। खाएगा आदमी। एवरीथिंग इज वही हाँ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है उसी में शॉक खाते हो तुम, अभी उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओनली टू, इफ अगर आपके यूनिवर्स में ओनली 2 चार्ज कैरियर है, देन ये भी लिख लो, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस। जैसे आप कहते हो सर हमारे बाल में कंघी करने वाले कंघी का चार्ज, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अभी आप बोलोगे सर आप पी को सौतेला क्यों मानते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज प्रोटॉन्स पी, वैसे उतने ही रहते हैं, इट्स द ई और पी का इलेक्ट्रॉन्स चार्ज सेम है, और जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, प्रोटॉन्स करते हैं, मूव नहीं प्रोटॉन्स करता है, डोंट मूव। डोंट यस मूव। तो दैट हम फैक्ट आई इलेक्ट्रॉन के डिडंट माध्यम से रियलाइज। ही बात करते हैं। ठीक है ना। अगर मैंने यस सर। आपको 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जाहिर सी बात है आप 100 नेगेटिव चार्ज होगी आपकी बॉडी में, मेरे बॉडी में 100 पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक है, जी। तो मान लो कि ये आपका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में मान लो इसमें n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और इस ऑब्जेक्ट में n2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सोचो, हाँ, n1। अब जरा संजीवनी इतना दिमाग लगा के बोलो तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? जरा सोचो इसका नेट चार्ज कितना होगा। n1 प्रोटॉन्स है, n2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका नेट चार्ज कुछ ऐसा होगा, n1 टाइम्स ऑफ E प्लस n2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव E। क्लियर? यस सर। राइट। तो इसको हम कैसे जी। लिखें? इसको हम n1 माइनस n2 E लिख लें। तो बेसिकली तुम तो वही बोल रहे हो ना, इंटीग्रल मल्टीपल यस, where n1 and n2 were integers. इंटीजर्स। तो अगर हम और नीचे गए, एलिमेंटरी पार्टिकल, जैसे अब क्वार्क्स वॉक्स भी आ गया, एलिमेंटरी पार्टिकल्स अदर देन इलेक्ट्रॉन, अदर देन इलेक्ट्रॉन, वो भी तो, एंड प्रोटॉन, मतलब दिस इज कवरिंग द अदर पार्ट, ऑल्सो कैरी चार्जेस, उनमें भी चार्जेस होता है, बट ऑल आर इंटीग्रल मल्टीपल्स
ऑफ ई, चाहे तुम कुछ भी ले आओ, Okay. ठीक है, ऑल आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, ये भी शायद आज क्लास में पढ़ा दिया होगा, ठीक है। सो हम कहते हैं द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये लिख लो, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और यही तुम्हारी नोट्स हो गई। इसके बाद आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं है। इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई and can only be charged in multiples of E। समझो, पहले किसी भी बॉडी का चार्ज, अगर आपके बॉडी में बेटा 500, अब कैसा है सुनो, हम एसआई यूनिट को हमने क्या बोला, कूलम बोला है, तो हम कहते हैं कि इस कैलकुलेटर के बॉडी में अभी 20 कूलम चार्ज है। अभी यहाँ पे लिख रहे हो द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ ई, 20 कूलम चार्ज हमने कहा, ठीक है ना। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ई। और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था क्लास 10 का, याद करो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.85 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, याद है। Yeah, I remember. Yeah, क्लास 10 का पहला प्रॉब्लम था ये। I thought कैलकुलेट it द was नंबर ऑफ written इलेक्ट्रॉन, in the theory itself. in I the mean, theory, वहीं how पर many number of, calculation करके दिया how many था. number of electrons are there, just इसका हाँ, रेसिप्रोकल yes करना है, sir, it was there. It was पक्का ठीक है, है. इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है, हाँ. 1.6 एक्सपोनेंट -19, I struggled तो to याद है remember the values. 6.85 नहीं 6.25 है, मैं ये गलती क्या, 6.25 है, ठीक है, याद आया। तो अब तुम्हारा वो आंसर क्लियर हो गया, देखो कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, अगेन मल्टीपल ऑफ ई आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा। जी सर। अभी अगर मैं बोलूं कि संजीवनी के बॉडी में अभी 10 कूलम चार्ज है, तो कितना चार्ज ई है तुम्हारे बॉडी में, 62.5 इंटू 10 टू द पावर 18, सो दैट इज अगेन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो ये समझ में आया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज को आप तोड़ के नहीं लेके जा सकते हैं, एक चार्ज लो या नहीं। Sir, it's just the letter E, na, not E minus. नो नो, इट्स जस्ट द लेटर ई। ई आप ई लिख सकते हैं, ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन हो गया, Electron हो गया. हाँ, Because you wrote E minus above in the definition, ई multiples of E. ई, इसको ई कर दो और उसको भी ई कर दो, ई माइनस लिखने से भी कोई काटेगा नहीं है आपको। इंटीग्रल मल्टीपल Because E minus is usually used as a short ऑफ form for इलेक्ट्रॉन। electron. और ये भी लिखते हैं कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर दूर पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके साथ तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, अलग करके रखा है, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, खर्चा नहीं होगा। खर्चा होने के लिए चार्ज फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बॉडी को चार्ज करके आइसोलेट कर दिया, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब है इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, create or destroy charge particles। चार्ज पार्टिकल्स आप बना सकते हो, destroy charge particles। It's possible. हाँ, इट्स पॉसिबल। जैसे अल्फा डी के रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है, एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो जाता है, तो आप एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट करते हो ना। अल्फा डीके मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया किसी से, तो आपने डिस्ट्रॉय किया चार्ज, डिस्ट्रॉय किया चार्ज पार्टिकल, डिस्ट्रॉय किया, या चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकते हो। अल्फा पार्टिकल क्रिएट, रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे, बीटा पार्टिकल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इट इज create or destroy a charge particle, but it is not possible, आपको एग्जांपल देता हूं, to create or destroy charge। अब जब आप चार्ज करते हो तो कैसा रहता है, सपोज
we say so and so rub with so and say A rub with B, B becomes negatively charged. So many electrons were extra transferred to B. So equal number of positive charge will be seen on A also. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं पूछता है, और यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत बहुत कम रहता है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट है, सवाल आने के चांसेस। चैप्टर अभी शुरू होता है। चलो अब चैप्टर आज इतना करा के चैप्टर को भी शुरू करते हैं। पहला आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक, चार्ज वार्ज पढ़ लिया, चार्ज का डेफिनेशन आ गया। अब आज का हमारा कितना है, ए बी क्या क्या पढ़ा हमने, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, अब डी तक हो गया, डी तक हो गया। अब आ जाओ ई, ई से पूरा ध्यान देना शुरू कर दो, यहां से चैप्टर शुरू हो गया। यहां पे बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ एक लॉ है। लॉ हमेशा किसी सब्जेक्ट के ऊपर बनता है, यानी कि लॉ इज ऑलवेज मेड ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। तो किसी कानून बनता है, तो कानून किसके लिए? अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, तो हमारा कानून सिर्फ चार्ज के लिए बनेगा। मान लो हमारे पास, पहले लॉ को हिंदी में समझो, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अब मैं इसकी पोलैरिटी पे बात ही नहीं कर रहा हूं। किस पे बात नहीं कर रहा हूं बेटा? पोलैरिटी पे बात ही नहीं कर रहा हूं। सर क्या ये लाइक पोलैरिटी है या अनलाइक पोलैरिटी है, वो सब देखेंगे। अभी दो चार्जेस हमारे पास, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड Q1 है और एक चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है? Q2 है। और इन दोनों चार्जेस को, ये कूलम्स लॉ स्कूल में पढ़ाया गया? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ाया। दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया। कितना से सेपरेट किया? मान लो R डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा है। कुछ कुछ क्लास 9 याद आ रहा है। टू बॉडीज मास M1 and M2 separated by a distance R. Then Yes. what is Newton's law of universal law of gravitation? Two bodies between of mass M1 and M2, there will always be attracted by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between और them. कूलम्स लॉ की जगह अगर ये संजीवनीज लॉ भी होता तो भी तुम भी यही कहते। कूलम्स लॉ हमें कहता है कि इन दोनों चार्जेस को अगर हमने रखा तो बेटा क्या इनके बीच में इंटरैक्शन होगा? अभी अभी तो आपने पढ़ा कि चार्ज है तो इंटरैक्शन तो जरूर होगा, एक इंटरैक्शन होगा ही होगा। और इंटरैक्शन क्या होगा? ये इंटरैक्शन दो तरह के इंटरैक्शन हो सकते हैं, या इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर इनके बीच में रिपल्शन हो सकता है। ये पता चलेगा चार्जेस के नेचर पे। अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें एक चीज बताता है, इन दोनों चीजों के होने के लिए इनके बीच में होना पड़ेगा एक फोर्स, है ना? फोर्स होगा तो ही तो अट्रैक्शन होगा। कि क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? किसी फोर्स से खींचा चला आया, MDH मसाला जैसा एक फोर्स होना पड़ेगा। और ये जो हमारा फोर्स है, इसी फोर्स को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा कूलम्स लॉ क्या करता है, जरा देखो। हमारा कूलम्स लॉ इस फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करता है। कूलम्स लॉ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। संजीवनी कहानी समझ में आएगी नहीं? पहले सोच, दो चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को हमने एक डिस्टेंस R से सेपरेट किया है। अच्छा सर, आपने ये नहीं बोला है इन चार्जेस को आपने रखा किस में है? तो हमने इनको रखने के लिए मान लो ऐसा एक चीज बना लिया, और इसको हम कहते हैं ये एक मीडियम है हमारा, मीडियम। एक मीडियम में रखा। सर ये मीडियम क्या हो सकता है? बेटा ये एयर हो सकता है। और क्या हो सकता है? बेटा ये वैक्यूम हो सकता है। सर और क्या हो सकता है? ये एक और चीज हो सकता है, उसको अभी तुम्हें थोड़ा सा हजम होने में मुश्किल होगा। इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम। ओके। अब आप पूछोगे डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटिंग, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, नया शब्द सीख लिया। आप बोलोगे सर आपका कंडक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम था, आपने कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज क्यों नहीं रखा? अरे भूतनी को, कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज रखेंगे तो चार्ज को खा नहीं लेगा कंडक्टिंग, एक चार्ज दूसरे या तो भाग जाएगा या फिर रह जाएगा, कंडक्टिंग मटेरियल में रख ही नहीं सकते। तो स्टोरी क्लियर हो रहा है। अब हम सीबीएसई का डेफिनेशन इसमें डाल देंगे, ठीक है। सीबीएसई का डेफिनेशन कहता है अभी कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स के दो पैरामीटर है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये लिखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यहां साइन का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है।
और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ले, पूरा क्लास 9 आ गया। इजी, वेरी इजी, जी जी सर। है ना। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं अभी। अब आप इस इंग्लिश में लिखिए, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लियर हो गया। इससे बहुत हाँ क्वेश्चन जी है, सर। बड़ा इजी है। स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं अट्रैक्शन रिपल्शन, अभी नहीं बोलेंगे, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? जैसे बेटा हम मैकेनिक्स में बॉडी को पॉइंट मास लेते हैं ना, पॉइंट मास लेते हैं, हाँ, तो हाँ। यहाँ पे पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट है। एक छोटा फैला बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा होने से अच्छा। ये सब लॉ नहीं लगता है। कंटिन्यूअस चार्ज का कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा मत समझो कि थाली में चार्ज है, चार्ज एकदम छोटू गोलू जैसा एक चार्ज है, पॉइंट चार्जेस इज अब आप मैथमेटिक्स में लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया डायरेक्टली और ये हो गया इनवर्सली। समझ में आया बेटा? जी। अब थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, इसमें आ जाओ। तो इसका मतलब है F को लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई रोक सकता है हमें? बिल्कुल नहीं रोक सकता। नहीं। तो जहां बेटा प्रोपोर्शनैलिटी, वहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो छुटका के लाया, छुटका के, देखो छोटा के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? जी। अब हमने मीडियम क्या क्या लिया था संजीवनी, याद है? एयर, वैक्यूम या फिर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। अब आप जी। ऑप्टिक्स लाइट के चैप्टर में चलो तो क्लास 10 में तो आप पढ़ते थे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज ऑल सेम, है ना। एयर और वैक्यूम को ना एकदम राम लक्ष्मण माना गया है फिजिक्स में, एयर एंड वैक्यूम इज ऑल सेम। तो हम यहां बोलेंगे इफ मीडियम, यहां ध्यान दो, हाँ, इज एयर और वैक्यूम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। देन के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू होती है 9 नहीं, 9 इंटू 10⁹9। बड़ा इजी है, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है। जी। अब के का यूनिट कैसे पता चलेगा? अगर मैं बोलूं इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन की नहीं, R ओके। इक्वल टू 1 मीटर, देन K इज इक्वल टू F। K इज इक्वल टू F है ना, KF हो गया। हाँ। तो K का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? K का यूनिट करने के लिए इस तरफ न्यूटन है, उस तरफ मीटर स्क्वायर चला गया और कूलम -2 हो गया। एकदम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह है, देखो वहां पे kg माइनस। जी। ठीक है। हाँ जी सर। अब ये जो वैल्यू है ना, हालांकि हम SI पढ़ते हैं, ये MKS का वैल्यू है। ओरिजिनली जब ये सब कूलम्स लॉ हो रहा था तब तो ऐसा यूनिट नहीं था। MKS में के की ये वैल्यू है। मैंने क्यों तुम्हें स्टैट कूलम पढ़ाया था, यहां एक छोटा सा छोड़ देता हूं। CGS में अगर आप न्यूटन के फोर्स को, सॉरी न्यूटन कह रहा हूं, कूलम फोर्स देखो ना, तो CGS में कूलम फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां के नहीं होता है। लेकिन ध्यान दे, इस वक्त Q1 एंड Q2 को हम किस में मेजर करेंगे बेटा? स्टैट कूलम में मेजर करेंगे। और R को किस में मेजर करेंगे बता? CGS है तो R को किस में मेजर करेंगे? R इज डिस्टेंस, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। समझ में आया? बहुत सारे लोग जी। समझते हैं कि सीधा F का K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 ओनली व्हेन यू आर इन एयर और वैक्यूम, एंड 9 इंटू बाकियों में only तो when you are solving it in MKS. So if they give you a problem that there are two charges which are in air or vacuum, calculate the force in dyne. ये फोर्स हमारा डाइन में आएगा उस वक्त, न्यूटन में नहीं आएगा, क्योंकि आप CGS कर रहे हो। At that time the formula is F equal to Q1 Q2 upon R square. Clear? ये चीज CBSE के एग्जाम्स में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टॉपिक है।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो 9 इंटू 10⁻9 का जो सौदा है ना मैडम जी, ये तब भी लागू होता है जब आप हवा में होते हो और आप प्रॉब्लम को एमकेएस में कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पर मैं तो आज की बच्ची हूं, मुझे तो आपने एसआई सिखाया है। एसआई में भी 9 इंटू 10⁻9 ही लोगे, क्योंकि एमकेएस का वो यूनिट और एसआई में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है। यस। अब ये के जो है, इस के को, के बेसिकली एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का वैल्यू है। ये के का एक वैल्यू तो होना पड़ेगा ना बेटा। तो के को हम बोलते हैं के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखना आता है, देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ई लिख के ऐसा कर देना है, ऐसे ऐसे एलिफेंट ई लिख के नीचे ले आना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 इसको हम कहते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि इस वक्त हम के को बोल रहे हैं फॉर एयर और वैक्यूम। तो उस वक्त एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी, कितना परमिशन दे रहा है ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बाद में आपको एक एप्सिलॉन भी आएगा, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी अदर स्पेस। तो के अगर एयर और वैक्यूम, तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है 1/, ये सब कैलकुलेटर नहीं लगेगा तो तुमको एकदम बोर लग जाएगा करने में। 4π0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है। और ये क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। देखो यूनिट्स में गड़बड़ी मत करो। तो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻9, और ये पूरा चीज नीचे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर ये। तो अल्टीमेटली एप्सिलॉन नॉट की जो भी वैल्यू आएगी हम उसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1, उल्टा हो जाएगा अभी। जी जी सर। और ये वैल्यू होती है 8.85। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 8.854 इंटू 10⁻12। सिर्फ इस चैप्टर में याद रखना पड़ता है। उसके बाद से हम 9 इंटू 10⁻, के का वैल्यू यूज करना ज्यादा आसान रहता है। यस सर। बहुत कुछ पढ़ लिया। थोड़ा सोचो, यहां से चैप्टर शुरू होता है और हमने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? जब किसी भी दो चार्जेस को, नहीं, किसी भी दो पॉइंट चार्जेस को हम किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं आर डिस्टेंस की दूरी में, इन चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन होता है। ये इंटरैक्शन या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। दोनों ही केस में चार्जेस के बीच में एक फोर्स होना पड़ेगा। कूलम्स लॉ उसी फोर्स को डिफाइन करता है, ज्यादातर उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को बताता है। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और फिर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल के। स्मॉल के की वैल्यू, उसका कोई नाम नहीं है, स्मॉल के का नाम नहीं है। स्मॉल के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्मॉल के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 तब होती है जब चार्जेस एयर या वैक्यूम के बीच में है। ठीक है ना, अभी डाइलेक्ट्रिक में नहीं है। और उस स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट इज द एग्जैक्ट कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट आप पढ़ते थे ना ज्यादातर केमिस्ट्री में, 1/रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज मोर यूजफुल देन रिडबर्ग्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी वैसा ही है, के को ज्यादा यूज करते हो लेकिन उसका जो मेन, जिसके नाम पे आधार कार्ड है, वो एप्सिलॉन नॉट है, which is known as permittivity of free space। मतलब अगर आप 9 इंटू 10⁻9 लगा रहे हो तो ही एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10⁻12। क्लियर यहां तक? जी। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये तो होगा वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। तो अभी तक वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। अब तक आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हो, थोड़ा सा डायरेक्शन में भी बात कर ले मैडम। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन होता है along the line
joining the charges, यानी दोनों चार्जेस जो हैं उसके लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। अब कुछ ऐसे बना ले, जैसे मान लो हमारे पास Q1 है, उसको हमने पॉजिटिव रखा और Q2 को पॉजिटिव रखा, तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स कैसा रहेगा? फोर्स हमेशा होगा along the line joining the two charges। तो दोनों चार्जेस के एक लाइन से ज्वाइन करा लेते हैं। आ जाओ, ये हमने ज्वाइन करा लिया है ना। अब फोर्स कैसा दिखेगा इस केस में? इस केस में हमें फोर्स ऐसा दिखेगा। देखो तो संजीवनी करेक्ट है कि नहीं? इस केस में फोर्स ऐसा दिखेगा। ये दोनों रिपेल करेंगे अभी along the line joining the two forces। ठीक है ना? क्लियर हुआ? ठीक है जी। ये हमारा है एफ इलेक्ट्रिक। अच्छा एक चीज बता, ये टाइम ज्यादा बेटर है ना वो स्कूल से आके जो यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाती थी भजिया। दिस इज मच मोर, यू गेट टाइम एंड एनर्जी, राइट? इसलिए मैंने यस ये सर। प्रायोरिटी से रखा ये स्लॉट। सर टाइमिंग्स का एक वो है, फ्राइडे भी इस टाइम पे क्लास होगी ना? हाँ मेरा हाँ, उस टाइम कोचिंग क्लासेस होते हैं 6 to 8, तो आई वोंट बी देयर फॉर 7 o'clock क्लास। अच्छा तो थोड़ा बात करेंगे, अभी इस चैप्टर को खत्म करके बात करते हैं, ठीक है? तो फ्राइडे नहीं रहेगी, ये कहना चाहती है ना? सर इफ यू कैन कीप बिफोर दैट इट्स फाइन, नहीं नहीं, तो बिफोर दैट का नहीं होगा, मैं करता हूं, तो डोंट वरी। या फिर तेरा शनिवार मरेगा और उसमें कोई रास्ता नहीं है। बिफोर दैट क्लास 9 है, 10 है, जाना है 10 में पढ़ना है तो आ जाओ हाँ सर प्लीज। प्लीज ना। अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है तो अब हमारा फोर्स कैसा रहेगा? अब हमारा फोर्स रहेगा अलोंग द चार्जेस और फोर्स इस साइड रहेगा। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कौन सा क्या है, इसको सिर्फ एफ इलेक्ट्रिक करके हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बता रहे हैं अभी। ये एफ इलेक्ट्रिक है हमारा। अब कौन सा फोर्स क्या है वो नाम नहीं दिया है, ये भी एफ इलेक्ट्रिक है। ठीक है? अच्छा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मैक्सिमम होता है जब आपका मीडियम एयर या फिर वैक्यूम होता है। मतलब ये सबसे पवित्र कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई भी मटेरियल ले आओगे, मीडियम ले आओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटना है। इसका मतलब वो भी सिनारियो देख लेते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ वैक्यूम, if instead of vacuum or air we place an insulating or a dielectric medium, insulating or a dielectric medium, ठीक है ना? the net force between charges is reduced, घट जाएगा, is reduced। समझ में आ रहा है? जी जी। अच्छा तो हमारा फोर्स को हम क्या लिख सकते थे? अच्छा यहां देख लो तो एक बार, ये फोर्स में के वे डालने के बाद के, तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखता हूं, ये भूल ही गया मैं लिखने। यहाँ देखो ये लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू क्या था बेटा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डालूंगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये आप के भी लिख सकते हो या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? और याद रहे फोर्स न्यूटन में तब होगा जब Q1 और Q2 इसमें रहेगा, कूलम कूलम में रहेगा। अगर आपको, आपकी दिलो तमन्ना है कि ये न्यूटन में रहे, अरे यार अगर आप चाहते हो ये न्यूटन में रहे, एंश्योर ये कूलम में रहे, ये कूलम में रहे और ये मीटर में रहे, तभी ये न्यूटन में आएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो डाइन वाला। अब जरा देखते हैं, अब जरा फोर्स देखो तो, यहाँ देखो मैं क्या लिखता हूँ, फोर्स क्या लिखूं बता, इधर देख, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऊपर क्या लिखा है देखो तो, ये एक्सप्रेशन वैलिड है जब आप वैक्यूम में या एयर में हो। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा?
if instead of air or vacuum you place an insulating or a dielectric medium, the net force between Then the charges is reduced. charges is F reduced. की वैल्यू घटानी है, F की वैल्यू घटानी है, तो एक ससुरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसको न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करेंगे या डिनोमिनेटर में? खुद बोल. F की वैल्यू घटनी है, डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो कर रो ना भैया, किसके लिए रुके हो? इधर के कैपिटल के आएगा, ठीक है. और इस कैपिटल के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम. यहां बहुत, ये जब एनसीईआरटी करते करते जब रट्टू तोते की तरह प्रॉब्लम करोगे ना, देखते ही 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर. पढ़ाई नहीं, चार्ज रखा किसमें है. बोलेगा टू चार्ज प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल. अगर केरोसिन ऑयल में रखेगा तो आपको के ऑफ केरोसिन ऑयल यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है. सर तो के अपने मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है, बट डिफर्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. नो नो नो, अपने मीडियम के लिए, हाँ अपने मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा. मतलब केरोसिन में बिल्कुल it will बिल्कुल be बिल्कुल, whatever डिफ्रैक्टिव value, इंडेक्स की तरह but चीज है. water it will be different. Okay. यस, एंड के इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल मीडियम. ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एयर में मैक्सिमम स्पीड होता है और मैक्सिमम स्पीड आने के लिए के को 1 होना पड़ेगा, है ना. जी हाँ हाँ. मैक्सिमम स्पीड होने के लिए के को 1 होना पड़ेगा. तो आ जाओ अब एक तो चीज एयर और उसमें it's 1, so that's why we don't kind of include it. हाँ, we don't put only k is equal to 1. तो फॉर वैक्यूम मैं क्या लिखूं? FO लिखता हूं. FO is 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. एंड फॉर मीडियम, मान लो कोई भी एक मीडियम में मैंने रखा, तो इसमें कैसे लिखें? इसको F लिखते हैं 1/4πε0 K Q1 Q2 upon R square. इन दोनों से एक रिलेशन निकालते हैं, आ जाओ. अगर हम FO by F करें, तू ही बता बेटा क्या आएगा. FO by F करें तो क्या आएगा? FO by F. हाँ, So K. FO by F करेंगे तो आ जाएगा हमको ये. वेरी गुड. तो K की वैल्यू, इफ दे टेल यू what is the dielectric constant of a medium, the dielectric constant of a medium is the ratio of electrostatic force when the two charges are kept in air to by separated by a distance to the ratio of the charges, ratio of force experienced by the charges when separated in the same distance, with the same distance but kept in that medium. Okay. ठीक है, उस चीज को लिख के आज हम छोड़ेंगे. आजा इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. और सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर वैक्यूम, फिर इसमें प्रॉब्लम करना है बहुत. फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1. याद रहे ये कैपिटल K की बात हो रही है. K इज इक्वल टू 1. जी. So if you have For like, vacuum and air, no? हाँ जी, वैक्यूम एंड एयर, एयर और वैक्यूम. हाँ, तो लाइक चार्जेस F0 and F are repulsive. Unlike charges F0 and F are attractive. मैं सोच रहा हूँ 9-10 से मैं अपने चैनल्स में एजुकेटिव वीडियोस भी डालूंगा, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज. 12 भी डालने की सोच रहा. बहुत. हाँ सर, मैं कल वीडियो नहीं भेज पाई because it was very packed, but I'll do it. I mean, अभी और मत भेज, क्योंकि ना मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दिया हूँ. अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट जब करूंगा ना, I'll take yours, don't worry, because I have already started edits, क्योंकि ये सब मुझे खत्म करना है. क्लासेस शुरू हो गए ना. अब तो उसमें तुम बुरा मानने की कोई चीज नहीं, तो रुक जा खाली नाउ. yeah. I'm sorry sir, कल नहीं बिल्कुल इसमें कोई टाइम सॉरी नहीं की मिला, बात ही तो नहीं I है. आराम didn't. से. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये भी लिख लो. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तुम्हें एकदम किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, सिर्फ ये नोट्स रखा करो. इज अलोंग द लाइन joining
the charges. Point charges लिख लेते हैं, line joining the two point charges. And the same force can be towards each other or away Depending on the from nature of charges. each other. ये होगा opposite polarity, ये होगा same polarity. तो अगर तुम्हें प्लस माइनस करके माइनस आ गया तो इसका मतलब अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव। और लास्ट डिफाइन करके रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम कैसा था हमारा, एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू के, ये हमको आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो इसको लिख लेते हैं, रेशियो, खुद ही लिखो, खुद को ही समझ में आ गया ना, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12 का कोर्स फटाफट खत्म होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैथ्स तो जल्दी खत्म होगा, फिजिक्स थोड़ा लंबा जाता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। We started with matrices in maths. अच्छा, we'll And also like start. it's very easy. मतलब मैम सर की जब वो कुछ नहीं, इन्वर्स और उसमें उस पे मैट्रिक्स जाएंगे it will की get a bit tricky. इनवर्स और But then- एडजॉइंट जब निकालना होगा तभी जाके, मैट्रिक्स में तुम सिर्फ मिस्टेक कर सकते हो प्लस Sir, माइनस। I am wondering, इतना आसान चैप्टर है, कहाँ से मतलब I नहीं नहीं, just hope the आसान rest नहीं, of the course तुमको goes like that. आसान नहीं, तुम्हें खराब कब लगेगा पता है, जो खुशी सिंगला लोग के बैच में था, उन लोगों के टाइम पे क्या करता था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को 1 मार्क क्वेश्चन कर देता था, एमसीक्यू, 4 ऑप्शन दिए हैं, तुमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इरिटेटिंग, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में। वही 2 चैप्टर्स करवाएंगे। मैम का गोल है कि she completes both of them before summer break. ओके, So we have like a month. हाँ हो जाएगा, हम उससे आगे जाएंगे। केप्ट एट अ सर्टेन सेपरेशन इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब यहां से चेंज कर देते हैं, टू दैट ऑफ सेम, तो इसको कॉपी करते हैं, मैं तो लिख ही लेता था मैं। टू दैट ऑफ देखो तो इसको डिफाइन कर अभी ठीक ठाक से, टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन the 2 point charges kept at the same separation In the medium. Same separation in another medium. In another medium is called dielectric constant of the medium. तुम्हारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपर पोजीशन प्रिंसिपल करने से हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। Is this a small chapter, sir? नहीं, स्मॉल नहीं है, इसमें है पहला कूलम्स लॉ है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर हमें गॉस लॉज आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, फिर गॉस लॉ आएगा, फिर खत्म होगा, उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।